जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम एमए इंग्लिश की जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें जो पेपर नंबर 5 है हमारे पास अमेरिकन लिटरेचर का, उसके बेसिकली अमेरिकन लिटरेचर में 2 नावल हैं, जैज़ और फॉर होम द बेल स्टूल्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी सिलेबस। सो जैज़ हम डिस्कस कर रहे थे। द फर्स्ट लेक्चर that I have given to you, that is about autobiography of Toni Morrison, and the second one is about characters of the novel. As we all know that there are approximately 14 or 15 characters in the novel as well, and they are very complicated, and they are interconnected with each other as well. So उस पर हमने जो डिस्कशन की लास्ट नाइट, जो कल हमारा लेक्चर था, and today we are going to start a summary of the novel, summary themes and important questions, और इसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है आज हम वो कंक्लूड करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द जैज़। बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट ये जो जैज़ नावल है, टोनी मॉरिसन, मैंने अपने ऑटोबायोग्राफी वाले लेक्चर में बताया था आपको कि फेमिनिस्ट राइटर थी, फीमेल चुके राइटर थी, नोबेल प्राइज़ विनर थी। तो स्टूडेंट्स, इसने जो है वो टेक्निक फॉलो की, एक जो टर्म्स थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की, जो बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाज द पायोनियर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वर रिचर्ड एंड द सिल्विया प्लेथ एज वेल। सो इसने भी उन्हीं की टेक्निक जो है वो फॉलो की और इस नावल को इन्होंने लिखा। अब स्टूडेंट्स, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू। स्ट्रीम जो कहते हैं नदी को, ऑफ कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस कहते हैं जी सोचों को, यानी सोचों का बहाव। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ थॉट्स, व्हाट डज़ इट मीन? फ्लो ऑफ थॉट्स। अब स्टूडेंट्स, इस तरह के जो राइटर्स होते हैं, जेम्स जॉयस ने लिखे अपने नावल्स और वर्जीनिया वुल्फ ने लिखे, तो इसने भी उसी को टेक्निक को फॉलो किया। उसमें स्टूडेंट्स होता ये है कि आप एक जगह पे बैठे होते हैं, आपकी जो ख्यालात हैं, आप प्रेजेंट में बैठे हैं, आप कभी आपने देखा होगा कि इसको फील किया होगा कि कभी आप कल के बारे में सोच रहे हैं जो गुजरा है, कभी आज जो हुआ है वो आपके माइंड में आ रहा है, कभी जो आने वाला है फोरशैडोइंग ही होती हैं, आप उसके बारे में जो है वो सोचते होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के जो राइटर्स होते हैं उनके ख्यालात में जो चीज़ आती है उन्हें नहीं पता होता, दे आर बेसिकली अनअवेयर ऑफ डैट, तो वो फौरी तौर पे जो लिख देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्टूडेंट्स, ये जो नावल है ये फ्लैशबैक्स पे लिखा गया, फोरशैडोइंग है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मैंने आपको बता दिया। एंड वाई शी चूज़ द फेमस टाइटल, द म्यूज़िकल टाइटल, बेसिकली आई वुड से म्यूज़िकल टाइटल जैज़। जैज़ क्या इन्होंने क्यों लिया जैज़ को? सो स्टूडेंट्स, जैज़ बेसिकली म्यूज़िक है। सो म्यूज़िक में आपने देखा होगा बीट जो है वो अप एंड डाउन होती है, तो एक जगह स्टैंड नहीं करती। तो जैज़ को अगर हम इस तरह अगर कहें, आई वुड से डैट जैज़ स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रक्शन, चेंज डेट अपीयर ऑफ आउटर एंड इनर ह्यूमन बींग्स। एक तो ये इसकी जैज़ की जो डेफिनेशन कह लें मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरी जो मैंने नावल के जो टेक्स्ट बुक है वहाँ से जो है वो पिक की है, जैज़ इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड astonishing invention, a landmark on the American literature or literary landscape, a novel unforgettable and for all time. Obviously it has impact on the readers as well. It is, although it is complex novel, and its language that Toni Morrison has used in this novel is slang and idiomatic expressions language as well, although the common or ordinary readers find difficult to cope with it.
So but it is very interesting novel, and it has based on historical events, historical novel. इसका जो historical perspective है स्टूडेंट्स, वो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. As I have told you in my previous lectures that the Toni Morrison has followed the techniques of Dante's form, Dante's novels as well. As Dante technique क्या होती है स्टूडेंट्स, that ट्रिलॉजी, she followed ट्रिलॉजी. जो डांटे ट्रिलॉजी थी उन्होंने जो लिखी, डांटे जो फेमस पोइट थे इटली के, सो इस द डिवाइन कॉमेडी वाले, तो इसने जो उनकी टेक्निक जब की, उसने बिलवर्ड लिखा 1987 में, इसने जैज़ लिखा 1992 में, पैराडाइज लिखा 1997 में. तो इसने ये तीनों को मिला के, जो तीनों हैं जो बेसिकली ब्लैक्स पे ये लिखा गया, ब्लैक्स हिस्टोरिकल उनकी मूवमेंट जो उन्होंने की, जो माइग्रेशन जिस तरह की इन्होंने, और किस चीज़ पे ये बेस करते हैं. बेसिकली इसमें इनको जो सबसे ज़्यादा जो फेस करनी पड़ी वो आइडेंटिटी क्राइसिस है. एंड इफ़ आई से दैट द कैरेक्टर्स ऑफ जैज़ आर ऑल सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस. जी स्टूडेंट्स, जो आइडेंटिटी क्राइसिस इनको फेस करनी पड़ी. If I would say that in novels all characters are they face existential despair as well, and the most of the characters do not know about their identity as well. Most of the characters are orphan in the novel, so they want to find their identity. तो ह्यूमन बीइंग्स जो है वो किस तरह डिस्ट्रैक्ट कर रही है, डिटैच्ड है इस तरह इस नावल के अंदर. सो इसके अंदर जो बेसिक एक तो जो ग्रेट माइग्रेशन हुई थी स्टूडेंट्स, जो जॉर्जिया टू नॉर्थ की तरफ जब इन्होंने मूव किया सब ब्लैक्स ने, तो बड़ी एक लेवल पे जो है वो इनकी जो माइग्रेशन थी वो हुई थी जो 20th सेंचुरी में हुई थी, जिसको ब्लैक माइग्रेशन भी कहते हैं, द ग्रेट माइग्रेशन भी कहते हैं. फिर एक जो मूवमेंट इनकी द न्यू नेग्रो मूवमेंट हुई स्टूडेंट, उसके लिए जो एक नाम है बेसिकली एलाइन लॉक, उसने नेग्रो मूवमेंट पे लिखा भी, उसका जो राइटिंग भी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर स्टूडेंट्स जो हार्लेम रेनेसा या रेनेसांस भी हम इसको बोलते हैं, बेसिकली ये भी इसको कहा जाता है. रेनेसांस मीन रीबर्थ. सो इसमें स्टूडेंट्स इनकी क्या डिमांड थी ब्लैक्स की, दे डिमांड करते थे कि जो बेसिकली दे डिमांडेड री इस्टेब्लिश अफ्रीकन कल्चर इन अमेरिका. जब भी हम स्टूडेंट्स किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी नई जगह पे रहना शुरू करते हैं, तो हमें उनका कल्चर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है. इन सब कॉन्टिनेंट्स वी अडॉप्ट हाइब्रिड कल्चर एज वेल आफ्टर कॉलोनाइजेशन. सो इसी तरह इनको भी बहुत ज़्यादा जब ब्लैक्स को इंपोर्ट किया गया था अफ्रीका से डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, तो इनको जो स्लेव एज अ स्लेव इनको रखा गया था. तो स्टूडेंट्स ये जो इंसानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इसके तासुरात जो है वो छोड़े जाते हैं, स्पेशली इस नावल में हम देख सकते हैं. और टोनी मॉरिसन ने तो बहुत बोल्ड काम किया जब ये नावल लिखा, या इसने बेसिकली जब ये ट्रिलॉजी लिखी है आई वुड से. सो स्टूडेंट्स ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है. इस नावल के अंदर भी हमें यही चीज़ें नज़र आएंगी. जब टोनी मॉरिसन व्हेन शी वाज इन हर चाइल्डहुड, इसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी इसी तरह ग्रेट माइग्रेशन के थ्रू ही जब मूव किया था टू वर्ल्ड सिटी, टू वर्ल्ड अर्बन लाइफ एज वेल, टू नॉर्थ की तरफ मूव किया था. और जैज़ में स्टूडेंट्स एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जैज़ टाइटल सिग्निफिकेंस उसकी ये भी है, बेसिकली म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट. तो इसकी जो मदर थी वो बेसिकली ओपेरा सिंगर थी इन अ क्लब. तो इसकी ज़िंदगी में जो इस तरह एक अप एंड डाउन भी आते थे, और इसकी ज़िंदगी में जो म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा अहम रोल था, इसलिए भी इसने जो नावल का नेम है जैज़, वो इसलिए भी माइट भी पॉसिबल के जो है वो चूज़ किया हो. स्टूडेंट्स अब हम अपनी जो स्टोरी है उसकी तरफ मूव करते हैं. अगर कोई बात रह गई होगी तो मैं इंशाल्लाह ताला
इसी के दरमियान में आपको थोड़ा सा बता दूंगा। तो स्टूडेंट्स मूव करते हैं टू वर्ड्स नावल एज़ वेल। सो नावल, ये जो नावल है, ये आपको मैंने पहले बताया, ये हिस्टोरिकल जो जेनरा में लिखा गया है। इसका जो नैरेटिव है, थर्ड वर्ड नरेशन भी इसमें दी गई है बहुत ज़्यादा जगह पे। सो स्टूडेंट्स, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम पढ़ेंगे। बेसिकली जहाँ से नावल स्टार्ट होता है, इट वाज द टाइम ऑफ 1926। सो नावल जो स्टार्ट है, लेकिन हम जो है इसके बैकग्राउंड पे जाएंगे और 80-50 में हम जाएंगे। वहाँ से नावल स्टार्ट होता है जो बेसिकली क्रोनोलॉजिकली जो अपवर्ड 1926 पे आएगा। तो वहाँ तक स्टूडेंट हम आएंगे इस नावल को लेके। 80-50 पे स्टूडेंट्स आते हैं सबसे पहले। At that moment there were 3 major characters in 80-50. Vera लॉइस ग्रे एंड हेनरी लेस्ट्रॉय और कर्नल वर्ड्सवर्थ ग्रे, और उसके साथ स्टूडेंट्स जो ट्रूबेल। अब ये करेक्टर्स कौन है? करेक्टर्स वाली आपको वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ये मेरा लेक्चर जो है वो इससे पहले, ताकि आपको अच्छी तरह, उसमें मैंने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है हर करेक्टर की, ताकि आपको समझ आ सके। स्टूडेंट्स, जो बेसिकली वीरा लॉइस ग्रे थी, ये जो कर्नल जो वर्ड्सवर्थ ग्रे था उसकी बेटी थी। इनकी एक प्लांटेशन थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा स्लेव्स रखे हुए थे। हेनरी लेस्ट्रॉय, ट्रूबेल, जो ट्रूबेल हैं वो वायोलेट ट्रेस जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, उसकी जो है वो ग्रैंड मदर है। वो इसकी स्लेव थी। हेनरी लेस्ट्रॉय भी स्लेव था। सो स्टूडेंट्स, जो वीरा लॉइस ग्रे होती है, शी फेल इन लव विद हेनरी लेस्ट्रॉय एंड she was pregnant and she have had illegitimate relationship with Henry Lestroy। और जब इस रिलेशनशिप का इसके बाप को पता चलता है तो वो उसको ही बेसिकली डिसऑन्ड हर, उसको पैसे देता है, उसको कहता है तुमने हमारी जो फैमिली है उसकी रेपुटेशन ख़राब की है, तुम यहाँ से चली जाओ। और उस जो प्रेगनेंसी की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा वो फ्यूरियस होता है, तो उसे कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। तो जो होती है, ये उस वक्त स्टूडेंट्स वियना में रह रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो होती है वीरा लॉइस ग्रे, ये ट्रूबेल को जो उसकी स्लेव होती है उसको साथ लेती है और वह यहाँ से चली जाती है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स 80-50 में ये सारा इंसिडेंट होता है और वो उसको ले कर जॉर्जिया से वियना से टूवर्ड्स बल्टीमोर में चले जाती है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद जो है 80-70 आ जाता है। अब 80-70 में स्टूडेंट्स, जब व्हेन गोल्डन ग्रे वाज नियर हिज 18 ईयर्स ओल्ड, वहाँ पे बेसिकली जब ये पहुँच जाती है तो वहाँ पे एक जो इलिजिटिमेट चाइल्ड है उसकी बर्थ होती है, और दैट चाइल्ड बिलोंग टू हेनरी लेस्ट्रॉय एंड वीरा लॉइस ग्रे। सो उसको, बच्चे को नहीं पता होता कि मेरा बाप कौन है। ही वांटेड टू मीट हिज फादर एज़ वेल। तो ट्रूबेल जो होती है वो उसको, जब व्हेन ही वाज एट द एज ऑफ 18, वो उसको बताती है कि तुम्हारा जो बाप है वो वियना में रहता है, उसका नाम हेनरी लेस्ट्रॉय है, तो तुम वहाँ पे जाकर उसको मिल लो। तो स्टूडेंट्स, ये जो है वो अर्ली 80-70 की बात है। 80-70 में हम आ गए हैं, 80-50 टू 80-70 यहाँ पे स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद अर्ली 80-70 में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स, 80-70 में एक जब हेनरी लेस्ट्रॉय जो है वो एक जगह पे जाता है, तो हेनरी लेस्ट्रॉय को बेसिकली द हंटर्स हंटर भी बोलते हैं नावल के अंदर। तो वहाँ पे जो उसका जो सर्वेंट होता है, ऑनर, वो उसको देखता है। और जब गोल्डन ग्रे जो होता है, ये मैंने स्टूडेंट्स कैरेक्टर में भी बताया कि गोल्डन ग्रे इसलिए उसका नाम रखते हैं कि ड्यू टू हिज गोल्डन हेयर। तो स्टूडेंट्स, जब ये वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे एक जो वुमेन होती है, शी वाज बेसिकली नेकेड, ब्लैक ब्लूइश, ब्लैकबेरी, ब्लैक वुमेन, एंड शी वाज नेकेड, शी वाज प्रेग्नेंट, एंड चाइल्ड लेबर की वजह से वो बहुत ज़्यादा जो सफ़र्ड थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। तो स्टूडेंट ये जो है ना, उसको उसकी हेल्प करता है, उसको असिस्ट करता है। इसको हट नज़र आता है। उस हट के पास इसको जब ये लेके जाता है तो बेसिकली वो जो हट होता है वो हेनरी लेस्ट्रॉय का होता है।
तो हेनरी लेस्ट्रॉय के हट में जब ये लेके जाता है, ऑनर इसकी जो है वो हेल्प करता है, तो उसको जो है हेनरी लेस्ट्रॉय वहाँ पे मिलता है। तो जब ये एक दूसरे को देखते हैं तो ये एक दूसरे को पहचान जाते हैं। तो वो कहता है कि वो इससे क्वेश्चन पूछता है नावल के अंदर कि विल वी नो ईच अदर। तो हेनरी जो गोल्डन ग्रे वो बोलता है नो वी डोंट नो डैडी। सो इट इमोशनल मूवमेंट एज वेल। सो स्टूडेंट्स, उस वक्त जो वाइल्ड होती है वो पेन और सफरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होती है, उसको लेबर पेन हो रही होती है। तो वो इसके जो है ना हेनरी लेस्ट्रॉय के हैंड पे बाइट कर देती है कि आप अपनी बातों में लगें। तो इस वजह से जो हेनरी लेस्ट्रॉय है उसका नाम वाइल्ड रख देता है। ये स्टूडेंट्स, उसका नाम जब वाइल्ड लगता है तो वो एक बेबी बॉय को जो है वो उसकी बर्थ होती है वहाँ पे। एंड दैट बेबी बॉय वाज जो ट्रेस, विच वन द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नावल। जो ट्रेस उसके नाम के साथ इसीलिए लगा था कि उसको ऑर्फन होता है, उसको अपने पेरेंट्स का नहीं पता होता। बेसिकली उसकी जो मदर होती है वो वाइल्ड होती है, तो वो उसके बाद वहाँ से चले जाती है, वहाँ पे उसको बर्थ होती है। ये स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट 1870 अर्ली 1870 की बात कर रहे थे हम स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो वाइल्ड है वो बर्थ होती है वहाँ पे जो की। और इन 1870 अफ्रीकन अमेरिकन रियॉट्स भी इस वक्त वहाँ पे चल रहे होते हैं। सो ये वो टाइम था स्टूडेंट्स। इसके बाद मिड 1870 में हम आ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, सो 1870 में स्टूडेंट्स जो रोज़ डियर होती है, बेसिकली रोज़ डियर जो है वो वायलेट की जो है वो होती है मदर, जो हमारी प्रोटैगनिस्ट है, मेन प्रोटैगनिस्ट है। तो वो उसको जो है वो वहाँ पे उसकी बर्थ होती है। रोज़ डियर की एक बेबी होती है जिसका नाम वायलेट होता है। तो ट्रूबेल जो होती है वो वहाँ पे आ जाती है अपनी जो बेटी है उसके पास। सो जो रोज़ डियर होती है स्टूडेंट्स, शी लिव्स अ लाइफ ऑफ सफरिंग एंड देयर वाज poverty spreads around their houses as well। वहाँ पे पावर्टी बहुत होती है, इसके घर में बहुत ज़्यादा जो है वो गुर्बत होती है, एक टाइम का खाना खाया एक टाइम का नहीं खाया। तो वायलेट जो होती है बेसिकली वो जो है इसकी बेटी होती है। और जो रोज़ डियर है जब वो वहाँ पे पैदा हो जाती है तो उसका जो बाप होता है तो वो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब स्टूडेंट्स लेट 80 में आ जाते हैं। सो स्टूडेंट्स इस वक्त जो है ना वो जो ट्रूबेल होती है वो दोबारा जो आती है यहाँ पे रोज़ डियर के पास। जब रोज़ डियर के पास आती है तो जो रोज़ डियर है वो सोचती है कि अब मेरे जो बच्चों के पास कोई ना कोई आ गया और वो इनका ख्याल रख लेगा। तो वो उसकी मदर होती है बेसिकली ट्रूबेल जो। तो ये जो होती है ये डिसाइड करती है कि मैं इन सफरिंग से, इन परेशानियों से जो है वो जान छुड़ाऊँ और सुसाइड कमिट कर लूँ। सो स्टूडेंट्स, वो अर्ली 1890 में रोज़ डियर कमिटेड सुसाइड बाय डाइविंग इनटू अ वेल and she left this mortal world as well. So at that time the age of Violet was around 18 years. She was 18 years old. So student, it was a time of early 1890. स्टूडेंट्स इसके बाद जो अर्ली 1890 में ही स्टूडेंट्स जो वायलेट होती है शी मेट विद अ जो ट्रेस। दे एक ये मैं आपको स्टोरी ये बताता हूँ इसकी कि एक दफ़ा क्या होता है जब ये उस वक्त माइग्रेट करके वहाँ पे जब हरलीम में ये इस वक्त वहीं पे होते हैं अपने पीछे वहाँ पे गांव में। तो वहाँ पे ये बोथ फॉर कॉटन पिकर्स जो ट्रेस है और वायलेट है। तो वायलेट जो होती है वो जो पैसे कमाती है वो अपनी वहाँ पे सिस्टर को भेज देती है। तो कॉटन पिकर्स होती है बेसिकली। और ये जो होती है एक दिन दरख्त के नीचे बैठी होती है, एक ट्री के नीचे, वॉलनट ट्री के नीचे। तो जो है उसकी ब्रांच पे बैठा होता है, जो अचानक टूट जाती है तो वो नीचे गिर जाता है। एट दैट मोमेंट दे फेल इन लव विद ईच अदर एंड डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो वहाँ पे ये जो है वो थोड़े दिनों बाद जो है वो
थोड़े देर बाद शादी कर लेते हैं, और जब ये शादी कर लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद दे वांटेड टू मूव फ्रॉम सिटी लाइफ। तो स्टूडेंट्स, चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि जो ब्लैक्स थे वो बहुत तेज़ी से जो है वो माइग्रेशन कर रहे थे। सो द ग्रेट माइग्रेशन भी मैंने इसलिए आपको बताया, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जब स्टूडेंट्स ग्रेट माइग्रेशन करते हैं तो हर बंदा जो है वो सिटी की तरफ जाना शुरू करता है, और बेसिकली जो ज़्यादा जो ब्लैक्स थे वो हार्लेम एक प्लेस है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे ज़्यादा मूव किए थे, जिसको द सिटी भी कहा गया, न्यूयॉर्क सिटी, द सिटी भी उसको कहा गया। एंड इट वाज अ टाइम ऑफ 1906 व्हेन दे माइग्रेटेड फ्रॉम Baltimore to whatever the rural area to city. Both I'm talking about Joe and Violet. They both migrated from rural life to urban life, and urban life is Harlem as well. Harlem जो न्यूयॉर्क सिटी में। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इट वाज अ टाइम ऑफ 1917 स्टूडेंट्स ईस्ट सेंट लॉइस जो है यहाँ ये एक रियॉर्ट्स थे यहाँ पे चल रहे थे, और इस रियॉर्ट्स के अंदर क्या होता है, जो डॉर्कस होती है हमारे पास, जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल फिगर ऑफ द नावल है, जो करेक्टर है हमारे पास डॉर्कस, एंड शी वाज 17 years old only. So when she was only 2 years old, her house was burnt, her door collections were burnt. उसकी डोर कलेक्शंस को भी आग लगा दी गई, क्योंकि दे वोंट बी एबल टू पे डेप्ट, दे वोंट बी एबल टू पे रेंट एज वेल। उसके पेरेंट्स रेंट नहीं पे कर सकते थे, इसलिए वो ये भी ऑर्फन हो गई, और शी मूव्ड फ्रॉम सेंट ईस्ट लॉइस वट एवर द नेम ऑफ दैट सिटी इज़ टूवर्ड्स हार्लेम। हार्लेम में स्टूडेंट्स ये जब मूव करती है तो वहाँ पे इसकी आंट होती है एलिस मैनफ्रेड, और एलिस मैनफ्रेड ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सफरिंग देखी होती है, पावर्टी देखी होती है। ये उसको शेल्टर प्रोवाइड करती है और उसको अपने पास रखती है, और इट वाज अ टाइम ऑफ 1917 आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो ये यहाँ पे अब अपनी आंट के पास आ जाती है। अब स्टूडेंट्स जो जहाँ से नावल स्टार्ट हुआ था, अब हम वहाँ तक पहुँच गए 1925 में। अब 1925 में स्टूडेंट्स जो होता है, ही वॉज सेल्समैन, क्लोपेट्रा कॉस्मेटिक सेल्समैन होता है, और वो हाउस टू हाउस और डोर टू डोर जाता है। अब बेसिकली स्टूडेंट्स जितने भी ब्लैक्स थे वहाँ पे अमेरिका के अंदर, उनको वो प्रिविलेजेस अभी तक नहीं मिली थी, या वो राइट्स नहीं मिले थे हम कहेंगे, सो कि जो उनको मिलने चाहिए। तो उसका क्या होता है स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स के जो राइट्स जब उनको नहीं मिलते तो वो उनको कोई लोग जो हैं वो कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो उनको कम पे करते हैं। सेम इज़ द केस ऑफ वायलेट ट्रेस। वायलेट जो होती है वो अनलाइसेंस हेयर ड्रेसर होती है, हेयर कटर होती है, और वो लोगों को जो प्रोवाइड करती है घर में जाके जो करना। फॉर एग्जांपल अगर किसी को $20 मिल रहे हैं तो उसको $5 दे देते, क्योंकि उसके पास लाइसेंस नहीं था, अनलाइसेंस थी। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सफरिंग फील करते हैं इस मामले में भी। सो स्टूडेंट्स इट वाज अ टाइम ऑफ 1925 एंड एट वन डे जो ट्रेस होता है वो एलिस मैनफ्रेड के घर जाता है। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स एक बात मैं यहाँ पे ये साथ जो है वो अटैच करना चाहता हूँ कि जो डॉर्कस होती है उसको, जो उसकी आंट होती है एलिस मैनफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसको ढीले ढाले से लूज से कपड़े पहना के रखती है। तो उसने ज़िंदगी की सारी जो है चीज़ें देखी होती हैं, वो डरती है हालात से, मुआशरे से। सो उसको उस तरह से नहीं जाना, जब ना कपड़े पहनाती ना उस तरह से उसको फ्रीडम देती है। सो लोग जो होते हैं वो उससे दूर दूर रहते हैं उसके यही डल ड्रेस की वजह से। जब वो क्लब्स में भी जाती, चूँकि हार्लेम में क्लब्स बहुत ज़्यादा थे, तो स्टूडेंट्स जो होता है इसका और वायलेट का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर चुका होता है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बेसिकली इनकी 40 इयर्स तक जब इनकी शादी हुई थी तो इसके 3 मिसकैरेजेस हो चुके थे। शी हैज़ 3 मिसकैरेजेस टिल द एज ऑफ 40। तो इनके दरमियान बहुत ज़्यादा जो है वो दूरियाँ आ गई थी। अब वो जो दूरियों का गैप है वो जो को जब डॉर्कस नज़र आती है, and they both fell in love with each other. So students, it was a time of 1925 basically, and after that it was a time of 1925
when Joe Trace and Dorcas met in Malvono Edward room, she provided a room for to meet love nest lovers. सो उसको लव नेस्ट का नाम दिया गया नावल के अंदर. सो इनको रूम प्रोवाइड करती है, इसका सिर्फ यही काम होता है. तो वहाँ पे वो मिलते रहते हैं. उसके बाद स्टूडेंट्स जब डॉर्कस को ये इस बात का एहसास हो जाता है कि शी इज़ ओनली 17 ईयर्स ओल्ड and Joe Trace is near his 50 as well, so there is a generation gap, there is a age difference between both of them. So she wanted to get rid of him. So उसे जान छुड़ाना चाहती है, निजात हासिल करना चाहती है. So at one day in 1926 जो डॉर्कस है, she went to a club with her best friend Phyllis जो इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है. एंड शी हैड एट दैट टाइम बॉयफ्रेंड एंड हर बॉयफ्रेंड नेम वाज एक्टन इसका बॉयफ्रेंड होता है. बेसिकली ही वाज अ चीटर, ही वाज अ फ्लर्टर. सो बट ही वाज हिज एज फेलो, उसके एज फेलो होता है. तो बेसिकली उसके साथ डांस कर रही होती है. तो वहाँ पे जो ट्रेस होता है वो आ जाता है, और जो ट्रेस आके उसको बोलता है कि जब वो देखता है उसको बोलता है कि विल यू मैरी मी. सो शी सेड नो, शी रिजेक्ट्स और रिफ्यूज़ हर रिफ्यूज़ हिज प्रपोजल एज वेल. सो जब उसका रिफ्यूज़ करती है, ही वुड गेट इन फ्यूरियस एंड ही शाउट्स ऑन हर शोल्डर. तो उसके जो कंधे पे गोली लगती है, तो वो वहीं पे जब गिर जाती है तो एम्बुलेंस को बुलाया जाता है. एम्बुलेंस को वो कहती है ना बुलाओ, जिसकी वजह से खून ज़्यादा बहने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो इसकी डेथ के बाद फ्यूनरल का सीन आता है. जो डॉर्कस जो वायलेट होती है, जो ट्रेस की वाइफ होती है, तो इसने स्टूडेंट्स जो है वो इसको वायलेट, इसको सिग्निफिकेंट जो नेम दिया गया, सिंबॉलिक नेम दिया गया, वो वायलेंट का दिया गया. क्रिटिक्स भी कहते हैं और इसको नावल के अंदर भी कहा गया वायलेंट. इसका किस लिए नाम रखा गया स्टूडेंट्स? जब ये डॉर्कस के फ्यूनरल पे जाती है, शी स्लैशेस ऑन हर फेस विद अ नाइफ. उसके जो सबके सामने उसके स्लैशेस कर देती फेस पे ड्यू टू हर हेट की वजह से. सो शी हैज़ बीन ऑस्ट्रासाइड्स फ्रॉम सोसाइटी एज वेल. उसको जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ऑस्ट्रासाइड कर दिया जाता है सोसाइटी से, कि सोसाइटी से ये अब दूर रहे. तो लोग उससे दूर रहना शुरू हो जाते हैं. पीपल फेल्ट फियर फ्रॉम हर. सो इसने स्टूडेंट्स जो है वो बर्ड्स रखे होते हैं बहुत ज़्यादा. तो इसका एक बर्ड होता है वो आई लव यू भी बोलता है. तो बर्ड्स की स्टूडेंट भी सिग्निफिकेंस है इसके अंदर. और केज की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है कि ह्यूमन बींग्स के साथ जो केज है उनको कनेक्ट किया हुआ है, कि किस तरह जो ह्यूमन बींग्स हैं वो केज के अंदर हैं, उनको आज़ादी नहीं है ब्लैक्स को. उसके बाद वो जब एट द एंड वो किस तरह उसको जो है वो बाद में बर्ड सारे वो एट द एंड ऑफ द नावल जो है वो फ्री भी कर देती है. सो स्टूडेंट्स उसकी जो डेथ होती है, डेथ के बाद जो नावल होता है वो क्योंकि इख्तिताम की तरफ जा रहा है. जो फेलिस होती है बेसिकली, जो इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, वो बहुत अहम किरदार अदा करती है. उनको उस कन्विंस करती है जो को और वायलेट को कि आपस का रिलेशनशिप ठीक करें. और वायलेट जब फेलिस से इसकी तस्वीर लेती है, पिक्चर लेती है डॉर्कस की, तो जो होता है वो बेसिकली जो है वो डर जाता है. तो लेकिन वो बाद में उसको जब वापस कर देती है, ही फेल्ट रिलैक्स, वो रिलैक्स फील करता है. तो ये जो है बेसिकली स्टूडेंट्स इस बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है इन दोनों को पास लाने में. और जो वायलेट है वो उसकी एलिस मैनफ्रेड जो आंट होती है डॉर्कस की, उसके साथ भी फ्रेंडशिप हो जाती है, फेलिस के साथ भी फ्रेंडशिप हो जाती है. तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली टोटल सम एंड सब्सटेंस है इस नावल का. आई वुड से यहाँ पे जब नावल एंड होता है, इख्तिताम पज़ीर होता है, तो उस वक़्त क्या होता है कि फेलिस जो है वो मैंने आपको बताया कि जो लास्ट लाइंस हैं वो यही चाह रही थी कि फेलिस जो है वो इनको दोनों को पास लाता है. सो स्टूडेंट्स जो स्टोरी ऑफ जैज़ है बेसिकली यहाँ पे कुछ लाइंस मैंने लिखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. जैज़ बेसिकली इज़ अ स्टोरी ऑफ ट्रायंगल ऑफ पैशन, jealousy, murder and redemption, of sex and sexuality, of slavery,
लिबरेशन of country and city life, of being male and female, African American, and above all being a human। ये स्टूडेंट्स ये जो हैं हम ये भी कह सकते हैं कि ये नावल के थीम्स की लाइंस भी हैं। और बेसिकली जो थीम्स है स्टूडेंट्स वो आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी का थीम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर। और स्टूडेंट्स स्लेव्स ऑफ सेक्सुअलिटी, ऑफ स्लेवरी, ये थीम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इसके अंदर। मदरहुड का थीम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। म्यूज़िक का थीम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो रेसिज़म है, रेसिज़म का थीम तो बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। वायलेंस है, वायलेंस का थीम है इसके अंदर स्टूडेंट्स। लव का थीम है स्टूडेंट्स इसके अंदर। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आइडेंटिटी की मैंने आपको पहले बात बता दी। और ये स्टूडेंट्स टोटल सम एंड सब्सटेंस है इस नावल का जो हमने डिस्कस किया आज। इसकी समरी, डिटेल समरी, इसके थीम्स, और जो स्टूडेंट्स थीम्स के अलावा हम इसकी इम्पोर्टेंट, अगर टाइटल सिग्निफिकेंस पे भी हमने बात कर ली, इम्पोर्टेंट थीम्स पे, इसके क्वेश्चंस पे बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका जो थीम ऑफ द नावल है एंड वो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड वन इज़ जैज़ एज अ टाइटल, जो टाइटल सिग्निफिकेंस है वो इम्पोर्टेंट है। जो इसका जो म्यूज़िक वाला जो थीम है जैज़, इसको भी पकड़ के वो कह सकता है, वो किसी भी आइडेंटिटी क्राइसिस पे बात कर सकता है स्टूडेंट्स। सो ये बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पेपर पर्सपेक्टिव के हवाले से, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो सरगोदा यूनिवर्सिटी से हों, चाहे वो जीसी यूनिवर्सिटी से हों। सो स्टूडेंट्स ये इसका टोटल सब्सटेंस है। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आगे कर सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।